अक्सर लगता है ना कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब दुनिया का आपस में जुड़ना, ये सब पिछले कुछ दशकों की ही देन है। इंटरनेट और हवाई जहाज़ों की। आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारी इस कनेक्टेड दुनिया का इतिहास कितना पुराना और कितना हैरान करने वाला है। तो जब भी हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, इंटरनेट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, तेज रफ्तार वाले हवाई जहाज। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि क्या ये कहानी सच में इतनी ही नई है? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और देखते हैं कि ये सब असल में शुरू कैसे हुआ। उस दुनिया में चलते हैं जो आज तो बहुत अलग थी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे वो भी कितनी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हाँ, मॉडर्न जमाने से सदियों पहले भी हमारी दुनिया व्यापार, विचारों और कल्चर की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का हिस्सा थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है सिल्क रूट। सोचिए, ये सिर्फ सड़कें या रास्ते नहीं थे, ये तो एक तरह से नसें थीं, धमनियां थीं, जो अलग अलग सभ्यताओं को आपस में जोड़ रही थीं। इनके जरिए सिर्फ चीन का रेशम या भारत के मसाले ही नहीं, बल्कि नए नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच रहा था। और बात सिर्फ कीमती सामानों के लेन देन तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, इन्हीं रास्तों से बड़े बड़े धर्म और फिलॉसफी भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैले। चाहे वो ईसाई मिशनरी हों, बौद्ध प्रचारक हों या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स, सबने इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल अपने ज्ञान और अपनी आस्था को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए किया। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मोड़ पर जब दुनिया अचानक से मानो सिकुड़ सी गई। ये वो वक्त था जब पुरानी दुनिया यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका, और नई दुनिया यानी अमेरिका पहली बार एक दूसरे से मिले। लेकिन इसे एक्सचेंज या आदान प्रदान कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये काफी हद तक एक तरफा था। सोचिए, एक तरफ यूरोप को आलू, मक्का, टमाटर जैसी नई फसलें मिली, जिससे वहां की भुखमरी कम हुई। साथ ही पेरू और मेक्सिको से बेहिसाब चांदी मिली। और दूसरी तरफ अमेरिका को क्या मिला? सिर्फ विनाशकारी बीमारियां और उपनिवेशवाद का जुल्म। असल में सबसे बड़ा और घातक हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, वो था एक छोटा सा कीटाणु। हुआ ये कि अमेरिका हजारों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग था, तो वहां के लोगों के शरीर में चेचक जैसी बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। और जब यूरोपियन वहां पहुंचे तो वो अपने साथ ये बीमारियां भी ले गए। इन कीटाणुओं ने एक ऐसे अदृश्य हथियार का काम किया जिसने बिना एक भी गोली चलाए लाखों लोगों की जान ले ली। और ये जो फसलों का लेन देन था, इसका एक दूसरा बहुत ही भयानक पहलू भी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे किसी एक फसल पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है। आयरलैंड में जो गरीब किसान थे, वो आलू पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे। और फिर क्या हुआ? एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी। नतीजा, एक राष्ट्रीय आपदा। 10 लाख से भी ज्यादा लोग भूख से मर गए। ये आज भी हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल फूड सप्लाई कितनी नाजुक हो सकती है। तो इस ग्रेट एक्सचेंज ने सिर्फ लोगों के खान पान को ही नहीं बदला, इसने दुनिया के इकोनॉमिक पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जानना बहुत जरूरी है और शायद थोड़ा हैरान करने वाला भी कि 18वीं सदी तक दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर यूरोप नहीं बल्कि एशिया था। जी हां, सदियों तक चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देश हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। हुआ ये कि अमेरिका से जो बेहिसाब दौलत यूरोप पहुंची, उसने उन्हें एशिया के साथ व्यापार करने की ताकत दे दी। ठीक उसी समय चीन ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर लिया। बस यूरोप को मौका मिल गया। उन्होंने नए नए समुद्री रास्ते खोजे और धीरे धीरे दुनिया के व्यापार का पूरा फ्लो अपनी तरफ मोड़ लिया। और ऐसे दुनिया का सेंटर एशिया से खिसक कर यूरोप पहुंच गया। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 19वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब ग्लोबलाइजेशन ने वो रफ्तार पकड़ी जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि 19वीं सदी की इस ग्लोबल इकोनॉमी को 3 ताकतों ने मिलकर चलाया। पहला था व्यापार का फ्लो, यानी सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा था लेबर का फ्लो, यानी काम की तलाश में लोगों का माइग्रेशन। और तीसरा था कैपिटल का फ्लो, यानी पैसा और इन्वेस्टमेंट। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त इंजन बनाया जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। और इस तेज रफ्तार बदलाव के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था।
कई बार तो एक छोटा सा लगने वाला आविष्कार भी पूरी दुनिया के बाजार को हिला सकता था, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड शिप, मतलब ऐसे जहाज जिनमें चीजों को ठंडा रखा जा सकता था। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ। जो मांस पहले सिर्फ अमीरों की चीज मानी जाती थी, वो अब यूरोप के आम मजदूरों तक भी पहुंचने लगी। इससे ना सिर्फ लोगों की डाइट और सेहत सुधरी, बल्कि ग्लोबल ट्रेड इतना एफिशिएंट हो गया कि लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई। लेकिन इस तेज तरक्की और जुड़ाव का एक दूसरा बहुत ही स्याह पहलू भी था। एक ऐसी हकीकत जिसकी बुनियाद जीत, कब्जे और शोषण पर रखी गई थी। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन 1885 में बर्लिन में यूरोप की बड़ी ताकतें एक मेज पर बैठीं और उन्होंने लिटरली एक नक्शे पर लाइनें खींचकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप को आपस में केक की तरह बांट लिया। और नतीजा 1914 आते आते, जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, अफ्रीका का 90% हिस्सा यूरोप के कब्जे में था। पर यह कब्जा सिर्फ ताकत और बंदूकों के जोर पर नहीं हुआ, इसमें एक और भयानक चीज ने उनकी मदद की। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, वो उसी तबाही की कहानी कहता है। 90%। ये आंकड़ा है उन अफ्रीकी मवेशियों का जो रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी से मारे गए। ये बीमारी बाहर से लाए गए जानवरों के साथ अफ्रीका पहुंची और इसने वहां कहर मचा दिया। उन समाजों को सोचिए जिनकी पूरी इकॉनमी, पूरी जिंदगी ही अपने जानवरों पर टिकी थी, वो रातों रात तबाह हो गए। इस आर्थिक तबाही ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो यूरोपियन कब्जे का ठीक से विरोध भी नहीं कर पाए। अब इस ग्लोबल इकॉनमी को चलाने के लिए सस्ते मजदूरों की भी जरूरत थी, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे गिरमिटिया मजदूरी या इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। इसे गुलामी का नया सिस्टम भी कहा जाता था। इसमें भारत और चीन से लाखों मजदूरों को झूठे वादे करके बागानों में, खदानों में काम करने के लिए दुनिया के दूसरे कोनों में भेजा गया। उनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते थे कि वो वहां फंसकर रह जाते थे और उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। तो ये है जुड़ाव का वो लंबा, जटिल और अक्सर बहुत क्रूर इतिहास, जिसने उस दुनिया को बनाया है जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये बात ग्लोबलाइजेशन की इस कॉम्प्लेक्स विरासत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ तरक्की और दौलत है, तो दूसरी तरफ गहरी गरीबी और शोषण। हमारी आज की दुनिया इन्हीं दोहरी सच्चाइयों से मिलकर बनी है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस पूरे इतिहास को जानने के बाद, ये समझने के बाद कि वो पुरानी ताकतें आज भी हमारी दुनिया को कैसे चला रही हैं, आज के दौर में एक ग्लोबल वर्ल्ड का नागरिक होने का असल मतलब क्या है, इस पर सोचेगा जरूर।